1971 का भारत पाक युद्ध। 1971 का भारत पाक युद्ध बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई का नतीजा था। 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान में अवामी लीग ने 159 में से 127 सीटें जीत ली। इस तरह 313 सीटों वाली पाकिस्तानी संसद के निचले सदन में उसे साधारण बहुमत प्राप्त हो गया। लेकिन जब शेख मुजीबुर रहमान ने सरकार बनाने का दावा पेश किया तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने प्रधानमंत्री का पद उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति याह्या खान ने पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सेना भेज दी। अप्रैल में देश छोड़कर चले गए अवामी लीग नेताओं ने वतन से बाहर सरकार का गठन कर लिया। बांग्लादेश के कसाई कहलाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान ने आतंक का माहौल खड़ा कर डाला। सेना निहत्थ थी। जनता और बंगाली अर्धसैनिक बलों पर मशीनों, टैंकों और तोपों से हमला कर रही थी। इसका एक नतीजा यह हुआ कि आतंकित नागरिक सीमा पार करके भारत में बड़ी संख्या में प्रवेश करने लगे। जाहिर है उन्हें अपनी जान का खतरा था। उन्होंने भारत में शरण ली। यह माना जाता है कि राजनीतिक तौर पर युद्ध की शुरुआत अप्रैल में ही उस वक्त हो गई थी जब पाकिस्तान ने बलात्कार, हत्याओं और लूटमार का सिलसिला शुरू करके आतंक का माहौल खड़ा कर दिया था। उस दौरान करीब 90 लाख शरणार्थी रिफ्यूजी भारत में आ गए थे। युद्ध का घटनाक्रम बार बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मामले में हस्तक्षेप करके संकट को सुलझाने की गुजारिश की गई थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं हुआ। हजारों की तादाद में घुसे आए शरणार्थियों की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ने के साथ साथ कानून और व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो रही थी। इस संकट को शेष विश्व ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। अतः प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का फैसला लिया। भारत ने सर्दियां आने तक इंतजार किया, जब बर्फ गिरने की वजह से हिमालय के दर्रे बंद हो जाते हैं। इसका मकसद चीन के हस्तक्षेप को मुश्किल बनाना था। 3 दिसंबर की शाम को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत की 11 एयरफील्ड्स पर हमला बोल दिया। इसमें आगरा भी शामिल था। पाकिस्तान यह उम्मीद कर रहा था कि संकट को बढ़ाकर वह चीन और अमेरिका को भी इस युद्ध में खींच लेगा और इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ का हस्तक्षेप अपरिहार्य हो जाएगा। उसने नहीं सोचा था कि भारतीय सेना इतनी तेजी से हरकत में आ जाएगी। उस शाम इंदिरा गांधी ने रेडियो पर देश के नाम अपने संदेश में कहा कि पाकिस्तान द्वारा किया गया हवाई हमला उनकी तरफ से युद्ध की घोषणा है और भारत इसका कड़ा जवाब देगा। इस युद्ध की योजना और कार्रवाई मिसाल कायम करने वाली थी। भारतीय वायुसेना ने जिस तरह से 48 घंटे के अंदर युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर अपना दबदबा कायम किया, वह एक सराहनीय सफलता थी। इससे जो फायदा हुआ वह यह था कि थल सेना पता लग जाने के डर के बिना दिन के वक्त भी लगातार आगे बढ़ सकती थी। काबिल योजनाकारों और जोश से भरे जवानों के दम पर जवाबी कार्रवाई को तत्काल और निर्णायक ढंग से अंजाम दिया जा सका। 15 दिन के भीतर ही युद्ध समाप्त हो गया। 90,000 से ज्यादा युद्धबंदी भारत की हिरासत में थे। पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा और बांग्लादेश नाम का आगदेश वजूद में आ गया। पूर्वी पाकिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर 16 दिसंबर 1971 को ढाका में दस्तखत किए गए। आत्मसमर्पण की उस जानी पहचानी तस्वीर में सेना के कई दफ्तरों में टंगे कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा और पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी को दस्तावे पर दस्तखत करते देखा जा सकता है। यह युद्ध 2 सेक्टरों में लड़ा गया, ईस्टर्न और वेस्टर्न। बहादुरी की कई कहानियां इस युद्ध से निकल कर आईं। इस युद्ध में 4 परमवीर चक्र विजेताओं को सम्मानित किया गया। इनमें शामिल थे 14 गार्ड्स के लांस नायक अल्बर्ट एक्का, 3 ग्रेनेडियर्स के मेजर होशियार सिंह, 17 हॉर्स के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल और वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। परमवीर चक्र जीतने वालों में सेखों आज भी वायुसेना से संबंधित अकेले शख्स हैं।
अपनी कहानी सुनाने के लिए केवल मेजर होशियार सिंह ही इस युद्ध से जिंदा लौट पाए थे। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, एक जवान बिना हिले डुले जमीन पर बैठा है। उसके चारों तरफ दलदल से बुलबुले उठ रहे हैं। उसके जूतों पर सूखी मिट्टी की पपड़ी जमी हुई है और वह अपनी बाईं टांग पर चींटियों को रेंगते हुए महसूस कर सकता है। वह 1 इंच भी नहीं हिलता। चींटियों की उसे खास परवाह नहीं है। उसकी गर्दन से कुछ नीचे टपकता है और वह अनायास ही उस हिस्से को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। टपकने वाली चीज इतनी चिपचिपी है कि वह पसीना नहीं हो सकती। लांस नायक अल्बर्ट एक्का अपना हाथ सामने लाते हैं। अंधेरा इतना है कि उसमें कुछ देखना संभव नहीं, लेकिन वे खून की गंध पाकर चौंकते नहीं हैं। हथेली को पतलून से पोंछकर वे फिर एक बार अपनी बंदूक पर पकड़ मजबूत कर लेते हैं। जल्द ही सवेरा होने वाला है। पूरब में रात की बैंगनी चमक से सिसकार आती हल्की नारंगी रोशनी के चमकने से पहले ही वे सवेरे को भांप लेते हैं। वे एक आदिवासी हैं और अधिकतर आदिवासियों की तरह वे भी गुजरते वक्त को स्वाभाविक तौर पर महसूस कर सकते हैं। आसमान में तारे अभी भी चमक रहे हैं। वे घुटनों के बल लेट जाते हैं और रेंगने लगते हैं। उनके हाथ में उनकी 7.62 राइफल है। उसकी एक बांह में धंसी हुई गोली से तेज दर्द उठता है। एक गोली उसकी गर्दन में भी लगी है। वे लड़खड़ा कर गिर पड़ते हैं, लेकिन दूसरे ही पल दांत भींचते हुए उठ खड़े होते हैं। उनके घाव से खून की एक पतली धार रिसकर उनके कॉलर से होते हुए गर्दन तक जा रही है। यह घाव अब भी गर्म है, इसलिए उसमें अभी ज्यादा दर्द नहीं उठ रहा, लेकिन उन्हें पता है कि थोड़ी देर में खून की कमी और दर्द उन्हें घेर लेगा। फिलहाल के लिए उसे नजरअंदाज करते हुए वे अपने शरीर के वजन को अपनी कोहनियों पर टिका देते हैं और अंधेरे में आगे की तरफ रेंगने लगते हैं। वे एक पुरानी 2 मंजिला रेलवे सिग्नल बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं से दुश्मन अपनी मीडियम मशीन गन से गोलियां दाग रहा है। जब लांस नायक अल्बर्ट एक्का इमारत के नजदीक पहुंचते हैं जहां दुश्मन ने बंकर बनाया हुआ है, तो वे मशीन गन की भयावह खड़खड़ की आवाज अपने कानों में गूंजती हुई महसूस कर सकते हैं। हर बार बंदूक चलने पर उनके पांव के नीचे की जमीन कांप उठती है। अपने ही साथियों की कराहटों से रात का सन्नाटा टूटने लगता है। एमएमजी मीडियम मशीन गन की सटीकता और लंबी दूरी तक मार करने की उसकी क्षमता के आगे वे बेबस से महसूस करने लगते हैं। जो बंदूकें उनके साथियों के पास हैं, उनका इन ताकतवर एमएमजी का मुकाबला नहीं हो सकता। इस लड़ाई में अगर सफल होना है तो दुश्मन की एमएमजी को शांत करना होगा। राइफल को अपनी पीठ पर टांग कर एक्का ने अपनी बेल्ट से हथगोला निकाला। एक झटके में उन्होंने अपने दांतों से उसकी पिन निकालकर थूकी और हथगोले को ईंटों से बनी उस पुरानी इमारत में अंदर दीवार में बने एक छेद के जरिए फेंक दिया। वे हल्की फुसफुसाहट के बंद होने का इंतजार करने लगे, इससे पहले कि अंदर मौजूद 2 लोगों को इस बात का इल्म हो पाता। हथगोला एक धमाके के साथ फट गया। उस धमाके से हुई रोशनी में एक्का की आंखें सिकुड़ गईं और उससे निकले ढेले उनके पेट में जा घुसे। दुश्मन का एक सिपाही धमाके के असर से जोर से दीवार से जा टकराया और वहीं ढेर हो गया। दूसरे को कोई चोट नहीं पहुंची। वह अब भी अपनी मशीनगन पर झुका हुआ था। एक्का पुरानी जंग खाई हुई लोहे की सीढ़ी पर चढ़ गए और वहां से होते हुए खिड़की से कमरे के अंदर कूद पड़े। उन्होंने कंधे से अपनी राइफल उतारी, रहे दुश्मन के और उसके चमकते संगीन से मशीनगन चला सिपाही पर हमला बोल दिया। उनको अपने उस्ताद का सिखाया सबक अच्छी तरह याद था। वे ऐसे काबिल विद्यार्थी थे जो अपने सबक बखूबी याद कर चुपचाप रहने वाले लिया करते थे। इस बात का वक्त आ गया था कि जो कुछ उन्होंने सीखा था उसे अमल में लाया जाए। गुस्से में चिल्लाते हुए एक्का मशीनगन चला रहे सिपाही के ऊपर टूट पड़े और जैसे ही वह मुड़ा, उन्होंने उसके पेट में संगीन घुसा दी। अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्होंने संगीन बाहर निकाली और दोबारा उसके सीने में घुसा दी। एक बार, बार बार। जब दुश्मन का सिपाही खून से लथपथ होकर नीचे गिरा तो उस वक्त भी उसकी बंदूक की नली से धुआं निकल रहा था। एक्का ने मरे हुए सिपाही का खून अपने चेहरे से पोंछा और खून से सनी संगीन को हाथ में थामे वहीं खड़े हो गए। उनकी आंखों में संतोष का भाव था
और शायद उनके चेहरे पर थकान भी साफ झलक रही थी। मशीन अग्नि अब शांत हो चुकी थी। हर चीज ठहर सी गई थी। रात अचानक निशब्द हो गई थी। लड़ाई का रुख भारतीयों के पक्ष में हो चुका था। केवल 10 फुट की दूरी से दूसरे जवानों को निर्देश दे रहे ब्रावो कंपनी के कंपनी कमांडर ओ.पी. कोहली ने एक्का को हथगोला फेंकते और सिग्नल स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ते देख लिया था। इमारत की सुराख में से वे एक्का को दुश्मन के सिपाही पर टूट पड़ते और मुर्दे देख सकते थे। अपने जवान की इस उपलब्धि पर उनका सीना फक्र से फूल गया। वे इमारत की तरफ अब भी इस उम्मीद से देख रहे थे कि खिड़की पर एक्का उन्हें किसी भी पल खड़े दिखाई पड़ जाएंगे। उन्हें यह देखकर तसल्ली मिली कि छोटे कद के दुबले पतले एक्का अपने साथियों से मिलने के लिए धीरे धीरे लोहे की सीढ़ियां उतर रहे थे। सांसें थामे वे एक्का को टकटकी लगाए नीचे उतरते देख रहे थे। और फिर अचानक लांस नायक अल्बर्ट एक्का मर चुके थे। चोटें उन्हें निगल गई थी, लेकिन उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया था। जब ब्रावो कंपनी के उनके साथी एमएमजी की रुकावट हटने के बाद, जो उनके हमलों में रोधक थी, बंकरों को साफ कर रहे थे, वहीं लांस नायक एल्बर्ट एक्का नीचे लोहे की सीढ़ियों पर मरे पड़े थे, जो नागासाकार के पुराने ईंटों से बने सिग्नल स्टेशन की तरफ ले जाती थी। अंधेरे के पीछे से सूरज धीरे धीरे उग रहा था। तारे एक के बाद एक धुंधले पड़ते जा रहे थे। जल्द ही सुबह भी हो गई। कैंप अबेरा, चंबल नदी के किनारे, फरवरी 1968। ब्रावो कंपनी 32 गार्ड्स, बाद में 14 गार्ड्स, इंसर्जेंसी यूनिट के लेफ्टिनेंट ओ.पी. कोहली चंबल नदी के किनारे कोटा से करीब 30 किलोमीटर दूर अबेरा कैंप में थे, जब एक पतला दुबला काले रंग का लड़का उनके पास आया। उसने अपना बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पूरा कर लिया था और अब वह लेफ्टिनेंट कोहली के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वह उनसे आंखें मिलाने से कतरा रहा था। लेफ्टिनेंट कोहली ने अपना सिर हिलाया और उसके नाम को सूची में शामिल करने की पुष्टि कर दी। 13 जनवरी 1968 के दिन नई बटालियन को गठित करने का काम शुरू हो गया था। तभी से ही सिख लाइट, इन्फेंट्री, बिहार, कुमाऊं और गार्ड से नए रंगरूटों का इसमें शामिल होने के लिए तांता लगा हुआ था। ईमानदारी से बताऊं तो मैं उस साधारण से दिखने वाले, विनम्र और चुपचाप रहने वाले लड़के को देखकर बिल्कुल मुतासिर नहीं हुआ था। लेकिन वह आदिवासी था और मुझे पता था कि वह शारीरिक रूप से मजबूत होगा और यही हमें चाहिए था, कर्नल कोहली ने याद करते हुए बताया। कर्नल कोहली खुद भी सेना मेडल प्राप्त अफसर हैं और रिटायरमेंट के बाद एक ATM सिक्योरिटी एजेंसी के दिल्ली रीजनल दफ्तर के हेड के रूप में काम करते हैं। हाथ में चाय का कप लिए वे अपने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं और जैसे जैसे उनको बातें याद आती जाती हैं, वे मुस्कुराने लगते हैं। हम युद्ध में साथ थे। मैं उनका कंपनी कमांडर था। अल्बर्ट को देखकर ऐसा कभी नहीं लगा कि वह एक दिन हमें इतनी शोहरत दिलवाएगा। मई 1968 में 32 गार्ड्स आई को मिजोरम भेज दिया गया। एक का अब सेक्शन कमांडर थे, हालांकि उनका रैंक अभी भी लांस नायक का था। वे धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। वे विद्रोही अभियानों में शिरकत कर चुके थे, जहां उन्होंने लड़ाई के नए तरीके आजमाए थे। वे अपने अधीन काम करने वालों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे और जवान भी बदले में उनकी बहुत इज्जत करते थे। उनका कमांड और कंट्रोल बहुत अच्छा था। शायद इसकी वजह यह थी कि वे बहुत अपने में रहने वाले और कम बोलने वाले इंसान थे, जो लोगों के साथ ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे। उनका चेहरा हमेशा भावहीन रहता था और वे सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बात किया करते थे। उनके चेहरे को देखकर कभी कोई नहीं बता सकता था कि वे खुश हैं या उदास, या वे क्या सोच रहे हैं। कोहली ने याद किया। उनको यह भी याद आया कि अल्बर्ट को अच्छा दिखने या अपनी यूनिफॉर्म में कोई रुचि नहीं थी। उनको जिस भी साइज की यूनिफॉर्म मिलती, वे उसे फिटिंग के लिए दर्जी के पास बिना ले जाए ही पहन लेते थे, जिसका नतीजा यह होता कि वर्दी उनके दुबले पतले शरीर से बस लटकी भर रहती थी। कंपनी कमांडर को यह देखकर बहुत गुस्सा आता था। कमांडर को अपने जवानों को स्मार्ट देखना पसंद था। मैं अक्सर उनकी बेल्ट खींचकर उन्हें बताता कि उन्हें स्मार्ट दिखना चाहिए, कमांडर ने मुस्कुराते हुए बताया। बहरहाल अल्बर्ट कपड़ों में अपनी ढिलाई की भरपाई
जंगल में अपनी किलर इंस्टिंक्ट दिखाकर पूरी कर देते थे। जब कंपनी गश्त पर निकलती तो वे नाले से केकड़े पकड़कर खाने का स्वाद बढ़ा देते। वे उन्हें आग पर पकाते और नमक और मिर्च छिड़क कर अपने साथी जवानों और अफसरों को परोसते। उनका निशाना भी कमाल का था। वे परिंदों और जंगली सुअरों का शिकार करने में माहिर थे। अक्सर वे अपनी बंदूक और गोलियां उठाते और जंगल से कुछ ना कुछ मार कर ले आते। जब लड़ाई का वक्त आया तो वह भी उन्होंने खुद को शानदार ढंग से साबित कर दिखाया। लांस नायक अल्बर्ट एक्का का बलिदान केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आने वाली हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा है, जो हमें सिखाता है कि देश प्रेम के लिए किया गया कोई भी त्याग व्यर्थ नहीं जाता। उनकी वीरता की निशानी भारतीय सेना के हर जवान के दिल में हमेशा इंदा रहेगी।